ओके तो कल मैंने बात कही थी तुम्हें कि गैलीलियो की एक ऑब्जर्वेशन थी या जिसकी फाउंडेशन गैलीलियो ने रखी थी और उसके बेसिस पे न्यूटन ने अपने लॉज बनाए थे। तो गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया एक एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट क्या था, इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट था, लिख लो गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऐसा कुछ सेटअप बनाया गैलीलियो ने और उसने क्या किया कि लेट्स से अगर इसकी हाइट ओरिजिनली h है, ठीक है, तो उसने इस वाले की हाइट भी h रख दी, दोनों की हाइट सेम रख दी, दोनों का एंगल सेम रख दिया। लेट्स से अगर इसका एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा रख दिया उसने। और उसने क्या किया, यहाँ से एक बॉल को रोल करवाना शुरू किया, यहाँ से उसने एक बॉल को रोल करवाया और जब वो बॉल नीचे की तरफ गई, हुआ क्या, यहाँ से जाएगी अल्टीमेटली यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो वो किस हाइट तक गई बेटा, जिस हाइट से मैंने बॉल को रोल करवाया। गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इस बॉल को h हाइट से छोड़ता तो ये बॉल कहाँ तक जाती, दूसरी तरफ h हाइट तक जाती, अगर दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम था। बात समझ आई? पक्का? अब दूसरी बारी में क्या हो रहा है, दूसरी बारी में हम इसी वाली लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा कर रहे हैं। इसी वाली लाइन को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर रहे हैं, लेकिन हाइट अभी भी क्या रख रहे हैं उसकी, h। तो देखो ये वाली जो लाइन है, जो रेड लाइन है, अगर मैं इस लाइन को s मान लेता हूँ तो ये वाली लाइन भी s थी, जो कि s और s1 बराबर थी। लेकिन जब उसको ये s2 डिस्टेंस कवर करना है, क्या s और s2 इक्वल होगा? क्योंकि अब मैंने ये वाली साइड बढ़ा दी, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम कर दी है, हाइट मैंने अभी भी यहाँ पे h रखी हुई है, तो क्या s1 और s2 इक्वल होंगे? नहीं। या फिर इन जनरल जो बॉल यहाँ पे आ रही है उस बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ये गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन थी कि बॉल जब रिलीज की गई तो ऐसा नहीं था कि बॉल आधे रास्ते तक गई है, जितना s1 था उतना ही वो s2 वाले प्लेन पे चढ़ी, लेकिन s1 तक चढ़ी। लेट्स से s1 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और s2 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो ऐसा नहीं हो रहा था कि बॉल जब इस पे चढ़ी तो 7 में से सिर्फ 5 तक ही गई, वो कहाँ तक गई, पूरे के पूरे 7 सेंटीमीटर उसने कवर किए। क्यों? क्योंकि बॉल को जिस हाइट से वो रिलीज हो रही थी उसको उसी हाइट पे पहुंचने की इच्छा थी। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। समझ आई बात? पक्का? अगर मैं इसी को और इंक्लाइन कर दूं तो अब क्या होगा देखना। अब तो आई थिंक ज़्यादा क्लियर हो गया। अगर मैं इसको S3 मानता हूँ, लेट्स से S3 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या है, यहाँ से चली आ रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 5 सेंटीमीटर। पहले 5 कर रही थी, अगले वाले में 7 गई है पूरा, क्योंकि उसको सेम हाइट तक जाना था। इसमें भी उसको सेम हाइट तक जाना है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, लेट्स से 12 सेंटीमीटर कवर कर रही है। क्यों कवर कर रही है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नेचर में उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो सेम हाइट अचीव कर ले। समझ आ रही है बात? नेचर में उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो सेम हाइट अचीव कर ले, इस वापस हाइट पे आ जाए, ताकि वो वापस यहाँ से नीचे आना शुरू हो। कौन सी फोर्स उसको अपोज करेगी, कौन सी फोर्स उसको नीचे आने पे मजबूर करेगी?
अरे रिटार्डेशन तो है, रिटार्डेशन किसकी वजह से है? कौन सी चीज़ किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है? ग्रेविटी। तो जब यहाँ से वो बॉल नीचे जा रही है रोल करते हुए, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब वो यहाँ ऊपर जा रही है तो उसको कौन अपोज कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेकिन कब तक अपोज कर रही है? जब तक वो अपनी डिफाइंड हाइट h तक ना आ जाए। अगर वो हाइट h तक नहीं आएगी तो क्या होगा? अगर मैं S3 को और बढ़ा दूँ, 20 भी कर दूँ, तब भी उसकी टेंडेंसी क्या है? मुझे तो सेम हाइट तक पहुँचना है। तब कब तक वो अपनी हाइट तक जाना चाहेगी? जब तक, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जब तक वो सेम हाइट पे ना पहुँच जाए जहाँ से वो रिलीज़ हुई है। समझ आई बात थोड़ी थोड़ी? शिखा समझ आया बेटे? अगर कोई बॉल h हाइट से रिलीज़ हुई, वो डिस्टेंस चलती जाएगी, कब तक चलती जाएगी? जब तक वो सेम हाइट h तक ना पहुंच जाए। सेम हाइट h पे पहुंच के क्या होगा? फिर उसको अपोजिंग फोर्स मिलेगी ग्रेविटी की वजह से, वो वापस नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात? पक्का? ये डायग्राम ड्रॉ करो और इसके लिए एक लाइन लिखो। डायग्राम ड्रॉ करो बेटा फटाफट, लिखो। और इसके लिए लाइन एक। सर हाँ जी बेटा। मेरे को लेकिन ये समझ नहीं आया, ये वापस उतनी हाइट तक कैसे चली जाएगी? क्योंकि ये सर डिस्टेंस तो लेकिन ज्यादा हो जाएगा सर। बेटे यही तो ऑब्जर्वेशन थी ना उसकी। इतनी काइनेटिक एनर्जी। उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बात ऑब्जर्व करी कि अगर मैं इसको एक हाइट h से रिलीज़ करता हूँ तो दूसरी तरफ ये उतनी ही हाइट पे जाती जाएगी, रादर देन द फैक्ट उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है उस हाइट तक पहुँचने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से, मतलब अपने पोडियम से एक बॉल थ्रो करता हूँ, तो वो बॉल चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी? जब तक वो सेम पोडियम की हाइट पे ना पहुंच जाए। अब वो इसको 100 मीटर पे मिले, 200 मीटर पे मिले, 500 मीटर पे मिले, 1000 किलोमीटर पे मिले, लेकिन उसकी टेंडेंसी क्या है? मुझे सेम हाइट तक पहुंचना है, क्योंकि उस पॉइंट पे जाके उस पर एक ऑपोजिंग फोर्स अप्लाई हो रही है जो उसको वापस नीचे ला रही है। ठीक है, ऐसा आइडियल कंडीशन में होता है अगेन, क्योंकि रियल लाइफ में क्या आ रही है? फ्रिक्शन आ रही है रियल लाइफ में। जो उसने प्लेन यूज़ किए थे वो फ्रिक्शनलेस प्लेन थे। फ्रिक्शनलेस प्लेन एक्चुअल में अचीव करना तो इम्पॉसिबल है, तो उसने ग्लास प्लेन्स यूज़ किए थे। ग्लास की जो फ्रिक्शन होती है वो नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, मार्बल यूज़ की थी। मार्बल पता है क्या होता है? क्या होता है? कंचा। तो कंचा यूज़ किया था अगेन क्योंकि उसकी फ्रिक्शन कम थी। आइडियल कंडीशन में आई एग्री इम्पॉसिबल है ऐसे अचीव करना, बट उसने इसको ट्राई किया था और उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस दिए थे अपने। ठीक है, लिखें लाइन। गैलीलियो कंक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। सर लेकिन फिर एक्सप्लेन किया था क्यों? क्या? एक्सप्लेन भी तो करना चाहिए सर, फिर वो एक्सप्लेन किया था उसने, मैं लिख लेकिन लूँ, इसका रीजन क्या है सर? मैं लाइन लिख लूँ, ऑब्जर्वेशन बता दूँ। आगे चलते हैं बेटे, धीरे धीरे यस आएगी सर। बातें। ऐसे होता नहीं, वो मैजिशियन अपने पत्ते धीरे धीरे खोलता है। लिखो चलो। गैलीलियो कंक्लूडेड फ्रॉम दिस, गैलीलियो कंक्लूडेड फ्रॉम दिस दैट, ये तुमने मुझे बताना है, ठीक है? दैट डैश फोर्स is required to initiate the motion from the state of rest
ठीक है, बट नो force is required to sustain होता है मतलब मेंटेन करके रखना, to maintain the uniform motion the objects move in a straight line, the objects move in a straight line with a constant speed, with a constant speed when no external force acts on them, when no net force acts on them. अब यहाँ पे बताओ कौन सी तरह की फोर्स आएगी, अनबैलेंस्ड या बैलेंस्ड? इसलिए छोड़े दे डैश। मुझे किसी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से हिलाना है तो मुझे उस पर बैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी या अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी? बैलेंस्ड फोर्स होगी तो नेट रिजल्टेंट क्या हो गया, ज़ीरो। तो जब उस पर कोई नेट फोर्स लगी नहीं रही है तो मूव नहीं करेगा, तो मेरे को मूव करवाने के लिए, उसको चलाने के लिए एक बार क्या देना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पे जो मैंने डैश छोड़े थे यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अनबैलेंस्ड। कि आप एक बार उसको अनबैलेंस्ड फोर्स दे दो तो वो चलना शुरू कर देगा, लेकिन आइडियल कंडीशन में उसको अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं चाहिए चलते रहने के लिए। रियल वर्ल्ड में एग्री चाहिए क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, एयर ड्रैग भी है और 36 चीज़ें हैं, हीटअप भी है, एनर्जी लॉसेस भी हैं। उसकी वजह से उसकी अल्टीमेटली स्पीड कम भी होगी, वो रुक भी जाएगा। लेकिन आइडियल कंडीशन में जब मैं मान रहा हूँ प्लेन क्या है, फ्रिक्शनलेस, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, एयर ड्रैग है नहीं, तो क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर एक बार चलना शुरू करे तो वो अनंत काल तक चलती रहेगी जब तक वो सेम हाइट अचीव ना कर ले, गलीलियो के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सेम हाइट अचीव ना कर ले। ठीक है, जैसे अगर तुमने वॉइजर का नाम सुना है, वॉइजर क्या है, वॉइजर 1, वॉइजर 2, तूने सुना है रिहंत वॉइजर वर्ड कभी? सर स्पेसक्राफ्ट का सर, हाँ, स्पेसक्राफ्ट है मार्स वॉइजर में गया 1 था। एंड वॉइजर 2। मार्स 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 में में वो गया तो था। बेटे स्पेस में है, उसको क्या किया नासा वालों ने, फेंक दिया बस, एक डायरेक्शन में फेंक दिया और वो उसी डायरेक्शन में चलता जा रहा है। मतलब अभी रिसेंटली उसने मिल्की वे गैलेक्सी क्रॉस करी है, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है ना, तो उसको भी पार कर चुके हैं वो। उसको एक बार थ्रो किया, वो एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट चलता रहा, जब ज़रूरत पड़ती है उसको प्रोपेल कर देते हैं आगे पीछे, बट अदरवाइज वो चलता रहता है। ठीक है, क्यों चलता है, सर क्योंकि लेकिन स्पेस एक में कोई भी उसको अपोज करने वाला मोशन नहीं है। हाँ जी बेटा बोलो। सर लेकिन मार्स तक पहुंचने के लिए अकेले के लिए बहुत 6 महीने से ज्यादा लग सकते हैं सर। तो गलीलियो मतलब सर फिर मिल्की वे तक। करिए क्रॉस, पढ़ियो, मैंने वीडियो में देखा था, तुम भी देखना एक बार। ये था कि वो जो सन से रेडिएशन आ रही हैं अब उसके इन्फ्लुएंस में भी नहीं है, उनको भी क्रॉस कर चुके हैं, उनको भी पार कर चुके हैं। देखना एक बार, पढ़ना इसके बारे में। अदरवाइज वॉयजर को जब एक बार स्पेस में फेंका गया वो चलता रहा क्योंकि उसको कोई अपोज करने वाला नहीं था। सेम कंडीशन जो थी वो गैलीलियो ने बताई कि अगर मैं किसी बॉडी को इनिशिएट करवाता हूँ मोशन के लिए तो मुझे फोर्स चाहिए, लेकिन मुझे मोशन मेंटेन करने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, वो बॉडी अपने आप चलती रहेगी। किस कंडीशन में, सिर्फ और सिर्फ आइडियल कंडीशन में। ठीक है, मतलब अगर ये एक्सपेरिमेंट में परफेक्टली एक बंद डब्बे के अंदर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर करूं और डब्बे के अंदर वैक्यूम है, तो अगर मैं वहाँ से एक मार्बल रिलीज़ करूँगा, क्या होगा, मार्बल नीचे जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा। बट एक्चुअल में क्या ये पॉसिबल है अचीव करना? नहीं।
100% वैक्यूम भी अचीव करना मुश्किल है नहीं, आई डोंट नो। 100% अचीव करना तो शायद नहीं हो पाएगा। और दूसरा, सर हाँ बेटा। सर लेकिन इसमें से फिर स्पेस में तो फिर ग्रेविटी भी तो होगी सर, सन और मार्स, हमारी अर्थ की भी ग्रेविटी होगी सर। बेटे वॉयजर वाले एग्जाम्पल भूल जाओ, जस्ट एक तुमको बताने के लिए था। हाँ डेफिनेटली वो बाकी चीज़ों पे से भी इफेक्ट हो रहा है, बट अभी इस वाले पार्ट पे फोकस कर। वॉयजर का हाँ डेफिनेटली जब वो किसी प्लैनेट से किसी सेलेस्टियल बॉडी के पास से निकलेगा तो इफेक्ट होगा, उसके करीब जाएगा, उससे दूर जाएगा, वो अलग चीज़ होगी। ठीक है, बताने का मतलब ये था कि क्योंकि वो थ्रो किया हुआ था एक डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में चल रहा है, वो प्रोपेल होता रहता है बीच बीच में। ठीक है, क्या बता रहा था मैं, किस बारे में बात हो रही थी? छवि नहीं, शिखा। हाँ, अगर एक बंद डब्बे में हम एक्सपेरिमेंट करें, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, 100% वैक्यूम अचीव कर लें, तो सेम सिनेरियो होता रहेगा उसमें। सेम हाइट पे जाएगा, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर वापस नीचे। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे न्यूटन ने फर्स्ट लॉ रखा अपना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लिखना ज़रा। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, समझना है इसको। इमेजिन करो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, मुझे इस पत्थर को अभी, क्योंकि इस जस्ट रेस्ट पे है, इस पे अभी कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी? वेरी गुड, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इस पे कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। इसका वेट नीचे की तरफ है, ग्राउंड से इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है ऊपर की तरफ। मैंने क्या किया, मैंने इसको एक तरफ से पुश करना शुरू किया, लेट्स से 500 न्यूटन फोर्स के साथ। ठीक है, अब कौन सी फोर्स अप्लाई होगी इस पर? अनबैलेंस्ड, क्योंकि अब एक नेट फोर्स लग रही है 500 न्यूटन की, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस पर नेट फोर्स लग रही है 500 न्यूटन की। तो इसकी मूवमेंट किस तरफ होनी चाहिए बेटा? इसकी मूवमेंट किस तरफ होनी चाहिए? इस तरफ। जब मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो ये इस तरफ जाएगा, सॉरी इस तरफ, इधर से पुश कर रहा हूँ तो इस तरफ जाएगा। तो न्यूटन ने बात बोली कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे रखी हुई थी तो वो रेस्ट पे पड़ी रहती। कब तक पड़ी रहती? जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। और एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, उसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो। अगर मैं फोर्स अप्लाई कर दूं लेकिन वो फोर्सेस क्या हों? बैलेंस्ड हों, क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो मुझे अगर किसी चीज़ का स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट नॉन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या था? अ बॉडी एट रेस्ट, ध्यान से सुनना, अ बॉडी एट रेस्ट will try to remain at rest until and unless an external unbalanced force is applied on it. ठीक है, समझ आई बात? और आइडियल कंडीशन में, बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आइडियल कंडीशन के केस में क्या होता है? लेट्स से ये बॉडी ऑलरेडी एक स्पीड से मूव कर रही है, यही पत्थर, बट एक स्पीड से मूव करता जा रहा है इधर 5 मीटर्स पर सेकेंड से। ठीक है, और मैं क्या मान रहा हूँ? आइडियल कंडीशन मान रहा हूँ कि ना तो इसको फ्रिक्शन अपोज कर रही है और ना इसको एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस अपोज कर रही है। ये इसके ऊपर स्लाइड होता जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। और एयर रेजिस्टेंस मैं अज्यूम कर रहा हूँ नहीं है, एयर रेजिस्टेंस इज 0। मैंने मान लिया नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चलना शुरू कर रहे, चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं इसको अपोज नहीं करता किसी फोर्स से। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, उसको रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से उस पर एक
अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर बैलेंस्ड फोर्स लगाऊंगा तब भी क्या होगा, नेट रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा। अगर बैलेंस्ड फोर्स लगा दी, मान लो मैंने इधर से लगा दिया, यहाँ से रोकने के लिए लगा दी लेट से 500 न्यूटन, लेकिन इधर से भी लगा दी 500 न्यूटन, तो मेरे जैसा बेवकूफ़ कौन? क्योंकि ओवरऑल फोर्सेस क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। तो अभी भी पहले भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अभी भी 5 मीटर पर सेकंड से चलेगा। रुकेगा कब? जब मैं उसको अपोज करने के लिए एक 500 न्यूटन की फोर्स कॉन्टीन्यूसली लगा रहा हूँ जब तक वो रुक ना जाए। लेकिन उस केस में अब ये वाली फोर्स क्या होगी, ये अनबैलेंस्ड फोर्स। क्यों होगी अनबैलेंस? क्योंकि इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा दूसरी तरफ से। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं न्यूटन का, अब ध्यान से सुनना दोबारा। अ बॉडी एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन ही हुआ ना, 5 मीटर पर सेकंड से चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, स्पीड भी नहीं चेंज हो रही, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अ बॉडी एट रेस्ट or in state of uniform motion will continue to remain in the same state until and unless an external unbalanced force is applied on it. समझ आई बात? पक्का? लिखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बनाना चाहते हो अपनी रेफरेंस के लिए बना लो। स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं साइड में उसकी। A body continues to be in state of rest or motion, uniform motion लिख लो, state of uniform motion along a straight line until and unless an external unbalanced force is applied on it। कब तक चलेगी वो? जब तक आप उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना कर दो। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे सेकंड वाला थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है, बट फर्स्ट वाला तो तुम बड़े आसानी से समझ सकते हो। अगर कोई बुक एक टेबल पे पड़ी है तो क्या हमेशा टेबल पे पड़ी रहेगी? हाँ जी बिल्कुल। कब तक पड़ी रहेगी? जब तक कोई आके उसको उठा ना ले। उठाते हुए मैं कौन सी फोर्स लगा रहा हूँ उसमें? मस्कुलर फोर्स। सेकेंड वाला थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है, क्योंकि रियल लाइफ में ना तो मैं फ्रिक्शन अवॉइड कर सकता हूँ, ना मैं एयर रेजिस्टेंस अवॉइड कर सकता हूँ, ना मैं हीट लॉसेस अवॉइड कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाएगा, उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। बट अगर मैं एक आइडियल कंडीशन मान लूँ, आइडियल कंडीशन क्या होगी? फ्रिक्शनलेस सरफेस, एयर रेजिस्टेंस इज ज़ीरो। तो अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी अनटिल अनलेस यू अप्लाई एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तीसरा होता है इसमें डायरेक्शन भी नहीं चेंज होती, तभी मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन लिखा है। डायरेक्शन भी नहीं इजीली चेंज होती।
अगर कोई गाड़ी सड़क पे चल रही है सीधा सीधा, तो सीधी चलती रहेगी until unless you apply an unbalanced force। जब तुम उसका स्टेयरिंग घुमा रहे हो अपने हाथ से, जब तुम स्टेयरिंग घुमाते हो तुम एक फोर्स लगाते हो स्टेयरिंग पे, तभी घूमता है स्टेयरिंग, तभी घूमती है कार। अदरवाइज कार की टेंडेंसी क्या है, अगर वो सीधी जा रही है तो सीधी चलती जाएगी। ठीक है, ठीक है। एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। अगर मेरे सर्कुलर मोशन में यहाँ पे आगे रस्सी टूट जाती है तो डायरेक्शन कहाँ होती थी? आज बोर्ड पे ड्रॉ कर टेंजेंशियल। आपको भी यूट्यूब पे आने का मौका दे रहे हैं। बना ऐसे जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी? ये टेंजेंशियल जाएगी, कैसे जाएगी? वो तो ये तो बताना तूने। दूसरी तरफ जाएगी, मतलब इंक्लाइन जाएगी। अच्छा, तू बता सकता है भाई? सोचना पड़ेगा। अरे यार, तो बिल्कुल ही जीरो कर दिया काम सारा। पढ़ते नहीं हो घर जाके तुम? अब सारे यूट्यूब को पता चल गया है कि तुम पढ़ते ही नहीं हो। ये मेरे पे तो प्रूफ है, मैंने तो दिखाया है सर्कुलर मोशन में, तुमने नहीं रिवाइज किया। हाँ भाई किधर जाएगी? तो मैं तुम्हारे लिए एरो बना देता हूँ। एक ऑप्शन तो है वो इस तरफ जाए, एक ऑप्शन है वो इस तरफ जाए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, या एक ऑप्शन है वो सी की तरफ जाए। किस तरफ जाएगी? तो तूने ए क्यों बनाया था? क्या होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट रस्सी टूट जाती है या कोई सर्कुलर मोशन में चीज़ हम थ्रो करनी छोड़, डिस्कस थ्रो देखा है तुमने क्या होता है? पता है डिस्कस थ्रो क्या होता है? अरे ओलंपिक का स्पोर्ट है गधू। भारी वो शॉर्ट पुट होता है। डिस्कस थ्रो में क्या होता है, ऐसे हाथ में डिस्क पकड़ के गोल घूम के फेंकते हैं, तो जब वो डिस्क रिलीज़ करते हैं तो डिस्क क्या गोल घूमता हुआ जाता है? ऐसे तो नहीं जाता ना डिस्क, ऐसे तो नहीं जा रहा होता। डिस्क कैसे जाता है? जैसे रिलीज़ होता है वो सीधी डायरेक्शन में चला जाता है। मैंने तुम्हें मिशन मंगल का भी एग्जांपल दिया था, मैंने तुमको एक वांटेड पिक्चर का भी एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है कुछ? कि वो गोली रोटेट करवा देते थे। ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है? नहीं। कैसे जाएगी? जैसे ही रिलीज होगी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन से, कैसे जाएगा? स्ट्रेट जाएगा। और स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? टी से नाम है कुछ, टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल क्या होता है? इट इज़ अलोंग दी डायरेक्शन सी। इसका कौन सा मोशन था? दिस वाज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडी की टेंडेंसी अभी भी क्या है? जैसे ही वो इस जॉइंट से टूटी, उसकी टेंडेंसी क्या होती? स्ट्रेट लाइन में जाने की। यस और नो? ठीक है, कुछ नहीं पढ़ते घर पे जाके, लग गया मेरे को पता आज। लिखो हेडिंग, इनर्शिया एंड मास। हाँ जी, अब इनर्शिया क्या होता है समझना है इसको ध्यान से। अगर मेरे को किसी भारी पत्थर को, चलो ट्रक को हिलाना है, तो मुझे उसको एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा देनी पड़ेगी, आया ना? देनी पड़ेगी ज़्यादा। और उसी के मुकाबले अगर मुझे बच्चे की साइकिल को हिलाना है तो मुझे उसको एक्सटर्नल फोर्स कम देनी पड़ेगी। तो इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया कहता है कि अगर आप किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहते हो, मैंने पानी पी लो, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहते हो और आप उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि हर बार
जो रिजल्ट होगा वो डिज़ायरेबल होगा, मतलब मेरे हक में ही होगा कि ऑब्जेक्ट एकदम से ही मूव करना शुरू कर देगा। वो कुछ ना कुछ ऑपोजिशन लाएगा, और वो ऑपोजिशन किस पे डिपेंड करेगी? उसके इनर्शिया के ऊपर। इनर्शिया क्या है? मतलब अगर तुमको अच्छे से समझाऊं देसी भाषा में, तो इनर्शिया है एक बॉडी का आलसपन, कि हम तो सो रहे हैं, हमें सोने दो, या हम एक जगह पड़े हैं, हमें पड़े रहने दो। अगर आप हमारी स्टेट को चेंज करने का ट्राई करोगे तो हाँ, हम उसको अपोज करेंगे, हमारा हक है ये, ठीक है। जैसे तभी मैंने ट्रक का एग्जांपल दिया। ट्रक क्योंकि बड़ा है तो उसका अल्टीमेटली मास ज़्यादा है, इसलिए उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। मास और इनर्शिया ऐसे रिलेटेड होते हैं, या उसकी ओपोजिंग फोर्स जो मुझे मिलेगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। लिखवाऊंगा मैं, कोई बात नहीं। अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा या उसका मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, या फिर वो मेरी उस फोर्स को उतना ही ज़्यादा अच्छे से रेजिस्ट कर सकता है। जैसे इमेजिन करो, मैंने 5 न्यूटन की फोर्स से एक पत्थर को हिलाने, मतलब भारी बड़ी चट्टान को हिलाने की ट्राई करी, क्या वो हिलेगी? नहीं हिलेगी, क्योंकि मेरी जो अप्लाई की हुई एक्सटर्नल फोर्स है वो उसकी ऑपोजिंग फोर्स इस केस में क्या है? इनर्शिया। उसको वो ओवरकम नहीं कर पा रही, तो वो चट्टान मूव नहीं करेगी, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। और उसी जगह अगर मैं कोई छोटा सा पत्थर उठा के फेंकूँ 5 न्यूटन से, तो दूर जाएगा, क्योंकि उसने अपने मास कम होने की वजह से मेरी अप्लाई की हुई फोर्स को कम रेजिस्ट किया। समझ आई बात? तो जितना ज़्यादा मास होता है उतनी ज़्यादा अप्लाई की हुई फोर्स में ओपोजिशन आती है, उतनी ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस आती है। और इस प्रॉपर्टी को, इस टेंडेंसी को जो कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसको क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया। मतलब अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर क्या होगा? इनर्शिया। समझ आई बात? क्यों होता है इनर्शिया? नॉट एग्जैक्टली कोई डेफिनेशन, मतलब मेजर कैसे करें उसको, कोई डेफिनेशन नहीं है उसकी। हाँ, आप इनर्शिया को विजुलाइज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। मतलब भारी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अप्लाई की हुई फोर्स को अपोज कर रहा है, और कम मतलब हल्के ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए कम फोर्स चाहिए, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम आ रही है। समझ आई बात? लिखो चलो इसको। लिखो, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज। इनर्शिया के लिए लिखना, ऑल ऑब्जेक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्यों एग्जिस्ट करता है इनर्शिया, ये है सॉलिड बात है कि इनर्शिया एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है नहीं पता, बट मास को हम इनर्शिया से रिलेट कर सकते हैं। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज in their state or we can say objects are in opposition of forces that try to change their state of rest, या state of rest और motion लिख रहा हूँ, state of rest और motion, rather uniform motion। जिस स्पीड से चल रही है उसको उसी स्पीड से चलने दिया जाए, या अगर वो एक जगह पड़ी है तो उसे एक जगह पड़े रहने देना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ठीक है। This property is called inertia. This property is called inertia, and therefore the Newton's first law is called law of inertia। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, चलें आगे। शिखा लिख लिया, अरिहंत लिख लिया बेटा? अरिहंत यस सर। देखो, क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी मतलब आपने किसी चीज़ को मेजर करना है। क्वांटिटेटिवली वन कैन मेजर inertia in terms of mass, in terms of mass। ठीक है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया, मतलब उतनी ज़्यादा वो ओपोजिंग फोर्स अप्लाई कर सकता है। लिख लो, मोर द मास, more the mass, more will be the opposition or more will be the inertia। ठीक है, इससे ना एक बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं कि एक चवन्नी में ज़्यादा इनर्शिया होता है एक 5 के सिक्के में, किस में ज़्यादा इनर्शिया होना चाहिए? तो क्या होता है भारी ज़्यादा? अंग्रेज देखा नहीं है तुमने कभी 5 का सिक्का? चवन्नी नहीं देखी है? भगवान, तुमने भी नहीं देखी चवन्नी? अच्छा चलो, 1 रुपया ज़्यादा भारी हो गए, 10 रुपये ज़्यादा भारी होंगे। 10 रुपये ज़्यादा भारी होंगे, इसलिए किस में ज़्यादा इनर्शिया होना चाहिए? 10 रुपये में। किस में ज़्यादा इनर्शिया होगा? 10 रुपये के सिक्के में। तूने देखी है अरिहंत चवन्नी? सर चवन्नी होती क्या है सर? 1 रुपी कॉइन या 1 पैसा? 25 पैसा होता है चवन्नी। ये सर देखिए सर, वो तो पड़ी है समय पर। अठन्नी होती थी 50 पैसे। ये सर छोटी सी होती है सर। हाँ, चवन्नी होती है 25 पैसे। उससे छोटा होता था आना। वैसे जैसे तुमने सुना है ये वाली बात की कोडियाँ वर्ड सुना है तुमने कभी? इसकी मतलब ऐसा है, एक तुझे 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगा, सुना कभी ये वाला मुहावरा सुना है? तो कौड़ी शब्द यस कहाँ से आया? कौड़ी जो यस होती थी ना, ऐसे बहुत पुराने टाइम पे टूटी हुई कौड़ी होती थी। कौड़ी मतलब एक शेल सा होता था, बीड सी होती थी। तो वो 4 या पता नहीं 8 कौड़ियाँ मिलके एक साबुत कौड़ी बनती थी,
उनको मिला के आने बनते थे, आने मिला के चवन्नी अठन्नी बनती थी, उनको मिला के रुपया बनता था। ऐसे वाली करेंसी होती थी हमारी। ठीक है, कमाल है यार, मैंने कुछ नहीं देखा। चलो अच्छा ये बताओ, एक बॉक्स में सामान रखा हुआ है बहुत सारा और वही बॉक्स खाली है, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? इसमें सामान ज़्यादा है क्योंकि उसका अल्टीमेटली मास ज़्यादा है। ठीक है, मैं एक फुटबॉल को और एक फुटबॉल के साइज़ के पत्थर को कंपेयर कर रहा हूँ, किस में इनर्शिया ज़्यादा होगा? पत्थर में, क्योंकि मोर द मास मोर विल बी द इनर्शिया। ठीक है, लिखो अगला हेडिंग, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अगला हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। 3 टाइप्स हैं जिसके, पहला टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप्स हैं इनर्शिया की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, नाम से भी वैसे क्लियर हो रहा है, बट मैं तुम्हारी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट से आप क्या समझते हो? एग्जैक्टली अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो क्या करेगा कि मैं अपनी स्टेट ना चेंज करके रेस्ट पे ही पड़ा रहूँ, मेरे को मत छेड़ो। ठीक है, और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहते हैं? हाँ, रेस्ट में ना लाओ मुझे, कि मैं अगर चल रहा हूँ किसी वेलोसिटी के साथ, किसी स्पीड के साथ, तो मुझे चलने दिया जाए, मुझे रोका ना जाए, वो क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहते हैं? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, वैसे तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो वो अपनी स्ट्रेट लाइन ही मेंटेन करे, उसको चेंज ना करे। ठीक है, तो जब वो कोई ऑब्जेक्ट इन तीनों चीज़ों को अपोज करने की कोशिश करेगा, मैं क्या बोलूँगा? उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया एक्शन में आ रहा है, उसकी ये प्रॉपर्टी अराइज हो रही है। क्लियर है बात? बना, टेबल बनाओ फटाफट। बना लिया? लिखो, तीनों बातें लिखना है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट सबसे पहले, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट इज़ द फर्स्ट आ गया आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इट इज़ द एबिलिटी और टेंडेंसी कह लो, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to oppose an external force, an external unbalanced। बेटा ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, कोई भी फोर्स नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स। सिर्फ बैलेंस फोर्स होगी तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, स्पेसिफिकली एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होनी चाहिए। It is the tendency of an object to oppose an external unbalanced force which tries to bring the object in state of motion, या in motion लिखते हैं, bring the object in motion from the state of rest। कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था
तो रेस्ट पर ही पड़े रहना चाहता था, मोशन में नहीं आना चाहता था, और उसको हमने क्या बोल दिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रजे, सारी ही एग्जांपल्स हम डिटेल में लिखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। कि मैं मॉड्यूल दे दूंगा तुम्हें, अब जून के बाद दे दूंगा, प्रिपेयर हो गया वो, फाइनल टचअप्स रहते हैं उसके, कॉस्मेटिक टचेस रहते हैं, वो जून में हो जाएंगे, छप के आ जाएंगे वो, तो उसमें क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मिल जाएंगे तुम्हें इनर्शिया के ऊपर। अभी के लिए जो क्वेश्चंस आ सकते हैं स्कूल्स में या टेस्ट में, उन पे ध्यान देते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहाँ पे लगता है, जैसे तुम डे टू डे लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस करते हो उसे। अगर तुम कार के अंदर बैठे हो और कार एकदम से चलती है, मतलब तुम्हारा ड्राइवर, बस ड्राइवर अगर एकदम से स्पीड देता है, तो तुम कहाँ जाओगे, आगे जाओगे, पीछे जाओगे, साइड जाओगे, क्या होगा। अगर एकदम से कार चलेगी तो क्या होगा, या स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है, तुम सीट के अंदर घुस जाते हो, आगे नहीं जाते हो, पीछे जाते हो। अगर एकदम से ब्रेक लगती है तो आगे जाते हैं, अगर एकदम से कार एक्सेलरेट होती है या फिर खड़ी कार एकदम से चल पड़ती है तो क्या होता है, हम पीछे की तरफ गिरते हैं। और जब कोई मोटरसाइकिल का गियर गलत छोड़ता है तो पीछे गिरते हैं ना, आगे थोड़ी गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हम आगे की तरफ, सॉरी, हम पीछे की तरफ क्यों गिर जाते हैं, क्यों होता है ऐसा। एग्जैक्टली हमारी जो बॉडी कार के साथ कांटेक्ट में, हमारा लोअर बॉडी है वो कार के साथ कांटेक्ट में, सीट के ऊपर हम बैठे हुए हैं, तो क्या होता है कि नीचे से जब पैरों तले ज़मीन जब चलना शुरू कर देती है, हमारी अपर बॉडी क्या कहती है कि हम तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में मेंटेन रहेंगे, हमने नहीं चलना। लेकिन तब तक क्या हो चुका होता है, नीचे वाली बॉडी आगे खिसक चुकी होती है, तो अल्टीमेटली हमें क्या फीलिंग आती है कि हम पीछे गिर गए। पीछे क्यों गिरते हैं, अगेन आई रिपीट, क्योंकि आपकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपर बॉडी का कहता है कि हमें इस रेस्ट में ही रहना है, लेकिन लोअर बॉडी जो है वो चलना शुरू कर देती है लॉन्ग विद योर कार, इसलिए हम कहाँ जाते हैं, हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्लियर है बात, अरिहंत क्लियर है रजय वाली बात। यस सर। लिखो, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो पहला एग्जाम्पल ये है आपका, एग्जाम्पल 1, when a bus or a train starts suddenly, when a bus or a train starts suddenly, the person sitting inside, the person sitting inside may fall, ऐसे तो may नहीं, डेफिनेटली पीछे गिरता है एकदम से, may fall backwards because, क्यों होता है ऐसा, his lower body comes in motion but upper body resists this change due to inertia of rest, due to inertia of rest, ठीक है। Hence the upper body falls backwards.
क्लियर है बात? हो गया? लिख लिया शिखा? समझ आ रहा है बेटे? अरिहंत लिख लिया? रजे? अरिहंत? यस सर। ठीक। अगला एग्जाम्पल है बेटा इसी का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही हम कर रहे हैं डिस्कस अभी भी। तुमने देखा होगा जब आंधी आती है तो आंधी से पत्ते टूट के गिर जाते हैं, या फिर फ्रूट, मैंगो, पाइनएप्पल, सेब, सब कुछ टूट के गिर जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पेड़ अचानक से शेक होना शुरू हो गया, पेड़ मोशन में आ गया या टहनी मोशन में आ गई है। लेकिन जो फल है वो क्या कहता है, वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करना चाहता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इट गेट्स डिटैच फ्रॉम द ट्री। एकदम से पेड़ हिलने लग गया, या तुम किसी ब्रांच को भी अगर विग्रेसली शेक करते हो, विग्रेसली का मतलब होता है बड़ी ज़ोर ज़ोर से हिलाते हो, तो क्या होता है अल्टीमेटली मोशन में आ गई है ब्रांच, लेकिन जो फ्रूट है वो क्या कर रहा है, इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो अपना मोशन मेंटेन करना चाहते हो, रेस्ट मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए वो अल्टीमेटली टूट जाता है उससे। ठीक है, एक हमने बहुत एग्जांपल घरों में भी किया है। किसी भी गद्दे को लेके अगर मैं डंडे से पीटना शुरू करूँ तो क्या होता है, पुराने गद्दे को, पुरानी चद्दर को, पुरानी रजाई को, पुरानी दरी को अगर मैं डंडे से पीटता हूँ तो क्या होता है, वो इसमें से मिट्टी निकलती है। क्यों निकलती है मिट्टी उसमें से? क्योंकि जब मैं उसको डंडे से मार रहा हूँ तो उस चद्दर के पार्टिकल्स मोशन में आ गए, लेकिन मिट्टी क्या कर रही है, मिट्टी उसी मोशन को अपोज कर रही है। क्यों अपोज कर रही है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो उस कारपेट में से या उस चद्दर में से बाहर आ जाती है। ठीक है, लिखो सेकंड एग्जांपल इसका। व्हेन वी शेक विगरसली, व्हेन वी शेक vigorously a branch of mango tree, the mangoes fall down, the mangoes fall down. This happens because the branch comes in motion, but mangoes resist this motion. Mangoes resist this motion due to inertia of rest, and ultimately breaks off. ठीक है, हो गया? चलें आगे। लिखो थर्ड एग्जाम्पल।
when a carpet, या ऐसे लिख लो, when a dirty carpet is beaten with a stick, dust comes off from it. This happens because carpet particles come in motion. थ्रेड लिख लो, पार्टिकल्स लिख लो, जो मर्जी लिख लो, कारपेट पार्टिकल्स कम इन मोशन but dust particles try to oppose this motion due to inertia of rest. अजय, आपको पता है ना छुट्टियां 20 से 30 के बीच में होंगी। मतलब अगर नानी के घर जाना प्लान कर रहे हो, जैसे तनिष्क चला गया अभी से ही, तो 20 से 30 के बीच में चले जाना। डन, चलें आगे। हटा दूँ? अरिहंत हटा दूँ बेटा? लिख लिया तूने? लिख लिया? अरिहंत हटा दूँ बेटे? यस सर, यस। चल लिखो अगला। इनर्शिया सेकंड है बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या था? क्या होता था इनर्शिया ऑफ मोशन? अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। उसकी टेंडेंसी क्या है कि कोई फोर्स अगर उसका मोशन चेंज करना चाहती है वो उसको अपोज करेगा। तो लिखो, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेंडेंसी का मतलब ना नेचर होता है, मतलब क्यों होता है ऐसा हमें नहीं पता, बट ऐसा होता है। तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं छोटा था ना, हमारी टीचर भी यही वर्डिंग यूज़ करते थे, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और हम इतने शाय थे, इतने बेवकूफ़ थे, हम उनसे मीनिंग भी नहीं पूछते थे। तो टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका नेचर है, उसके नेचर के अंदर है कि उसने अपोज करना ही करना है। तो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू oppose the external unbalanced force which tries to change the state of motion of a moving object। ठीक है, इसका एक ही एग्जांपल है जो तुमने मेजरली पढ़ना है। ठीक है, एक ही है, वो दोनों आपस में रिलेटेड है। मतलब दूसरा भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट दोनों आपस में रिलेटेड है। हमने डिस्कस किया था जब ब्रेक लगती है फिर क्या होता है।
जब ब्रेक लगती है अचानक से तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों गिरते हैं आगे की तरफ? क्योंकि जब ब्रेक लगी तो क्या चीज़ रुकी पहले, अपर बॉडी रुकी या लोअर बॉडी रुकी? लोअर बॉडी रुकी, क्योंकि लोअर बॉडी बस के कांटेक्ट में, बस रुक गई तो लोअर बॉडी रुक गई। लेकिन अपर बॉडी को तो अभी तक पता नहीं चला उसकी टेंडेंसी क्या है। मैं तो आगे जाती जाऊंगी जब तक मुझे कोई रोकने वाला ना आए, और अगर आएगा तो मैं उसको अपोज करूंगी। तो बॉडी की टेंडेंसी क्या है कि मैं तो, अपर बॉडी की टेंडेंसी की है मैं तो आगे जाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी लोअर बॉडी तो रुक चुकी है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोअर बॉडी रुक गई, अपर बॉडी आगे चलती रही, तो हम आगे तक की तरफ गिरे जब जैसे ही ब्रेक लगी। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। क्लियर है बात? सेम ऐसा होता है कि आपने देखा होगा जब लोग चलती बस या चलती ट्रेन से उतरते हैं तो वो कुछ कदम भागते हैं, एकदम से नहीं खड़े हो जाते वहाँ पे। क्यों? वरना नीचे तो गिरेंगे ही, पर क्यों नहीं एकदम से रुकते वो? उनकी बॉडी, क्योंकि पीछे से ट्रेन मोशन में आ रही है, पीछे से बस मोशन में आ रही है, तो उनकी बॉडी अल्टीमेटली मोशन में है। जैसे ही वो बस से कूदे, उनका अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कह रहा है, भाई चलता रहे, रुक मत। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो आगे की तरफ भागते रहते हैं। हाँ, अगर वो अचानक से एक जगह खड़े होने की कोशिश करेंगे, मैंने किया था एक बार, बहुत बुरी तरह गिरा था मैं बैग समेत अपने। ऐसे तुमने कहावत सुनी है, वो पैरों तले ज़मीन खिसकना वो हुआ था मेरे साथ कि मैंने तो सोचा कि मैं कूद गया हूँ। मेरी बॉडी, अपर बॉडी क्या करना चाहती थी, आगे जाना चाहती थी, पीछे जाना चाहती थी? अगर मैं कूदा हूँ उसमें से, मेरी अपर बॉडी क्या कहेगी, मैं तो आगे जाना चाहती हूँ। बट सड़क तो रुकी हुई है, सड़क रुकी हुई है तो लोअर बॉडी भी क्या होगी, रुकेगी। तो अगर लोअर बॉडी रुक गई और अपर बॉडी अभी भी आगे जाना चाहती है तो हम कैसे गिरेंगे, अपने हाथों के बल ऐसे गिरेंगे। ऐसे गिरा था मैं, बहुत ज़ोर से खून आ गया था हाथों से। ठीक है, तो टेंडेंसी क्या होती है किसी बॉडी की, अगर कोई चल रही है तो चलती रहेगी until and unless an external unbalanced force is applied, और उसको अपोज करने की एक टेंडेंसी रहेगी जिसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल इसका, एक ही एग्जाम्पल लिख पा रहा हूँ, दूसरा अपने आप बना लेना टेस्ट में अगर आ जाता है तो। फॉर एग्जाम्पल, when a bus or a train suddenly stops, when a bus or a train stops suddenly, the lower body of an object, ऐसे लिख लो, the lower body comes to rest immediately whereas the upper body continues to be in motion due to inertia of motion. As a result, क्या होगा भैया? As a result we will fall forward या backward? Forward. As a result we will fall forward. ठीक है, एक बड़ा ही इससे प्यारा सवाल और बनता है कि आपने बॉल उछाली, बस में आप बैठे हो, आपने
बॉल हवा में उछाली और ड्राइवर ने एकदम से स्पीड दे दी, तो बॉल कहाँ जाएगी? क्या वो आपके हाथों में ही आएगी? क्या वो पीछे वाले दोस्त पे गिरेगी या वो आगे वाले दोस्त पे गिरेगी? अगर मैंने बॉल उछाली और ड्राइवर ने एकदम से स्पीड दे दी तो क्या होगा? पीछे चली जाएगी, वो पीछे वाले फ्रेंड पे चली जाएगी। और इसी का ऑपोजिट होगा, अगर मैं बॉल उछाल रहा हूँ और ड्राइवर ने ब्रेक मार दी, फिर क्या होगा? बॉल आगे की तरफ गिरेगी। ठीक है। और अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है फिर कहाँ नीचे गिर जाएगी? बस से बाहर। अच्छा, मतलब मैंने ऐसे उछाली तो यहाँ पे रह जाएगी, नीचे नहीं आएगी? ऐसे जवाब दे रहा है तू। जब मैंने बॉल को उछाला और वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है बस, तो क्या होगा? वो वापस से मेरे हाथों में आ जाएगी। ठीक है। तुम्हारे लिए क्या मोशन था बॉल का? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस 9th क्लास से रिलेटेड नहीं है बट वैसे ही समझ लो। तुम्हारे लिए मोशन क्या था बॉल का? तुमने जब बॉल को देखा, जब तुम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम्हारे लिए बॉल कैसे गई है? तुमने उछाला तो बॉल ऊपर गई, ठीक है, और तुम्हारी हाथ में वापस आ गई, तो तुम्हारे लिए बॉल का मोशन कैसा था? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में बॉल का मोशन होता है ऐसा, प्रोजेक्टाइल। क्योंकि बस चल रही है इस डायरेक्शन में और तुमने बॉल को उछाला इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल किस तरफ जानी चाहिए थी? वेक्टर के अकॉर्डिंगली बॉल किस तरफ जानी चाहिए थी? इस डायरेक्शन में, और एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जाती है। लेकिन क्या होता है, तुम बॉल के नीचे हो इस पॉइंट पे, क्योंकि तुम भी तो उसी वेलोसिटी से चल रहे हो ना इस तरफ। तो अगर बॉल यहाँ पे पहुंची तो तुम भी यहाँ पहुंच गए, बॉल इस पॉइंट पे पहुंची तो तुम भी अभी इसी पॉइंट पे हो, बॉल इस पॉइंट पे पहुंची तो तुम अभी भी इस पॉइंट पे हो, बॉल यहाँ आ गई तुम यहाँ पे पहुंच गए बस के साथ साथ, बॉल यहाँ आ गई तुम यहाँ पे पहुंच गए बस के साथ साथ। तो तुम्हारे लिए हमेशा बॉल क्या आती? तुम्हारे सिर से ऊपर। इसलिए तुम्हें देखने में क्या लगता है? ऊपर गई और नीचे आई, बट एक्चुअल में वो ऐसे चल रही होती है। ठीक है। अब ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? लेट्स से इस स्टेज पे ड्राइवर एकदम से स्पीड बढ़ा देता तो क्या होता? तुम तो आगे खिसक गए, तो बॉल तो अब हवा में है, बॉल तो नहीं टच कर रही बस को, इसलिए बॉल कहाँ गिरेगी? पीछे वाले फ्रेंड पे। ठीक है। और इसी का ऑपोजिट होगा, अगर अचानक से ड्राइवर ब्रेक मार दे तो तुम तो यहीं रुके रहेगी, लेकिन बॉल आगे निकल गई, तो इसलिए अगले वाले फ्रेंड पे जाएगी। समझ आई बात? प्रोजेक्टाइल मोशन वैसे हम +1 में पढ़ते हैं, बट कोई हार्म नहीं है इसे समझना। तुमने उछाला तो क्यों हमेशा तुम्हारे सिर के ऊपर तुम्हें दिख रही थी, इसलिए तुम्हारे लिए बॉल ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, पर एक्चुअल में बॉल ऐसे जाती है, कर्व पाथ फॉलो करती है, कर्वी लीनियर। डन, लिख लिया है? चलो लास्ट लिखो। पानी पी लें, बहुत देर हो गई बोलते हैं। लास्ट लिखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होगा? वो जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलना चाहेगी until and unless an external unbalanced force is applied. लिखो inertia of direction third है नहीं, a body moving in straight direction या straight line will continue to do so ऐसे
until and unless नहीं, रुक जा, इसको ठीक कर लो बेटा, ये वाली नहीं आएगी लाइन इसमें, टेंडेंसी वर्ड तो आया ही नहीं हमारा। अब नंबर लेने के लिए कुछ रटी रटाई बातें भी तो लिखनी पड़ेंगी ना। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू resist a force which tries to bring a change in its direction is called inertia of direction. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये भी समझना, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है, रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तुम मम्मी पापा के साथ गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, और 80 की स्पीड पे तुम्हारे पापा ने एक शार्प टर्न लिया, मतलब गाड़ी काटी अपनी, तो तुम सारे, लेट्स से ऐसे जा रही है गाड़ी मेरी, ऐसे जा रही है और ऐसे मुड़ना है गाड़ी को, ठीक है, तो तुम किस तरफ गिरोगे, इमेजिन करना, ठीक है, तुम ऐसे चल रहे हो गाड़ी के अंदर, हमारे पापा ने अचानक से गाड़ी इस तरफ काट दी, तुम किस तरफ गिरोगे, गाड़ी की तरफ गिरोगे, गाड़ी से ऑपोजिट गिरोगे, किस तरफ जाओगे? अगर एकदम गाड़ी कटेगी तो क्या लेफ़्ट को जाओगे, राइट को जाओगे? लेफ़्ट को गिरोगे। गाड़ी अल्टीमेटली राइट को जा रही है, बट तुम कहाँ जा रहे हो? लेफ़्ट की तरफ गिर रहे हो तुम, ठीक है। और अगर यही सिनेरियो मैं उल्टा बनाऊँ कि ऐसे चल रही है गाड़ी, तुम इस तरफ जा रहे हो, पापा ने शार्प टर्न काटा, अब मतलब गाड़ी में अब शार्प टर्न इस तरफ को काटा, तो किस तरफ जाओगे तुम? राइट की तरफ जाओगे। ऐसा क्यों होता है? हम हमेशा दरवाजे की तरफ ही क्यों गिरते हैं? दरवाजे की तरफ ही जा रहे हैं ना हर बार। अगर हम सीट में, मतलब अगर हम पापा की तरफ बैठे हुए हैं, मतलब हम कंडक्टर साइड बैठे हुए हैं, तो हम इधर कटने पे भी दरवाजे की तरफ जा रहे हैं, और जब इधर काट रहे हैं पापा तो हम ड्राइवर सीट की तरफ जा रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे अगर एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलते हुए यहाँ तुम बैठे हो, यहाँ पे तुम्हारे पापा बैठे हुए हैं, तुम्हारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। समझ आई बात? ये ड्राइवर है और ये तुम हो, तुमको मैंने टी से लिख दिया। अब जब यही गाड़ी मेरी यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई गाड़ी, ठीक है, गाड़ी के लिए ये ड्राइवर है और ये तुम हो, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किस तरफ लगेगा? अभी भी अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो गाड़ी क्या कहेगी? भैया मुझे इधर ही जाने दो, मेरी डायरेक्शन मत चेंज करो। तो ड्राइवर पे भी और तुम पे भी किस तरफ को इनर्शिया लगना चाहिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगना चाहिए? ऊपर की तरफ। इसलिए तुम किस तरफ गिरना चाह रहे हो? दरवाजे की तरफ। समझ आ रही है बात? किस तरफ जाना चाह रहे हो तुम? दरवाजे की तरफ। क्लियर है? पक्का? तुम्हें लगता है तुम आउटवर्ड गए हो, बट आउटवर्ड क्यों जा रहे हो? क्योंकि अभी भी गाड़ी उस तरफ ही, मतलब स्ट्रेट ही जाना चाह रही है, इसलिए तुम आउटवर्ड जा रहे हो। समझे? पक्का? एरो बनाओ ये वाले फटाफट।
लिख लोगे तो बता देना। लिख लिया, बना लिया मतलब। चलो लिखो। when a car when a car rounds a sharp turn when a car rounds a sharp turn, a person sitting inside is thrown outwards. आई होप क्लियर है आउटवर्ड्स क्यों होता है, दरवाजे की तरफ ही क्यों गिरते हो तुम, मतलब अगर इधर मुड़ रही है एकदम से। A person is thrown outwards. This is because this is because while the car turns the person inside tries to maintain the inertia of rest. Inertia of direction आएगा. Tries to maintain their inertia of direction. ठीक है, और ब्रैकेट में लिख सकता हो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन. उनकी टेंडेंसी होती है कि जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो चलते रहें, और एज अ रिज़ल्ट वो बाहर की तरफ फेंके जाते हैं. ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे.